हेलो दोस्तों, आपसे स्वागत है मैकेनिकल फोरम फॉर यू में। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का काफ़ी इम्पॉर्टेंट जिससे कि हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो चैप्टर का शॉर्ट नोट्स, मतलब बहुत बेसिक तरीका में बहुत जल्दी सारा टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। ओके ना। और यह चैप्टर का नाम क्या है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इस वीडियो में क्लास 10th का जो मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर है उससे रिलेटेड एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस जिस तरह के, वो सारा हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। ओके, ज़्यादा लेंदी नहीं हो जाए इसीलिए हम जो जो टू द पॉइंट क्वेश्चन है केवल वही लिए हैं। जो जो टॉपिक का चीज़ है, जो जो इम्पोर्टेंट है, केवल वही लिए हैं वीडियो में। बहुत सारा ऐसे इसमें लेकिन कुछ छोड़े नहीं है, जितना भी चीज़ है वो सारा लिए हैं। आइए, तो सबसे फर्स्ट क्या है हमारा? सबसे फर्स्ट हमारा इसमें दो ही चीज़ के बारे में बात होगा, मेटल्स और नॉन मेटल्स का। सिंपल मेटल्स और नॉन मेटल्स का बात करेंगे। तो पहला क्या चीज़ पढ़ना हमको? पहला मेटल्स पढ़ना है। ओके, तो सबसे फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसमें? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो सिंपली समझ लीजिए, मेटल्स को बोलते हैं हिंदी में धातु। तो धातु का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकली मतलब क्या? उसको छू के देख के उसको बताया जा सकता है। जो केमिकली नहीं, केमिकली जो उसके अंदर का है वो केमिकली हो जाता है, और फिजिकली जो बाहर से देख के बताया जा सकता है कि हाँ उसमें ये है वो है, उसको हम लोग बाहर ही बता सकते हैं बिना किसी से रिएक्शन कराए हुए कि हाँ वो ठोस है, वो कठोर है, वो नहीं दब रहा, वो चमकीला है, उसको पटकने पे आवाज़ कर रहा है। ये सब चीज़ उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है। ओके, तो मेटल का हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इसके रिलेटेड एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि जो अर्थ क्रस्ट में, मतलब हमारे धरती पे सबसे ज़्यादा कौन सा मेटल पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो मेटल पाया जाता है Al, मतलब एल्युमिनियम। कौन सा मेटल पाया था? मोस्टली अबंडेंट, मतलब सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कौन सा है? एल्युमिनियम है। ओके, अब इसका कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होता है मेटल्स का। अब आइए देखते हैं कौन कौन सा प्रॉपर्टी होता है। तो पहला प्रॉपर्टी इसका मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब क्या हुआ? इसको हम पीट पीट के, सिंपल भाषा में समझिए, इसको पीट पीट के हम एक चदरा के रूप में बना सकते हैं। ओके, ये हो गया मैलिएबल। मैलिएबल प्रॉपर्टी मतलब इसको पीट पीट के हम चदरा के रूप में बना सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो होता है गोल्ड और सिल्वर को पीट के हम एकदम पतला कर सकते हैं। लेकिन इस्तेमाल जो सबसे गोल्ड और सिल्वर तो काफ़ी महंगा है। हम लोग बहुत जगह देखते हैं कि जो रसगुल्ला लेते हैं उसका ऊपर वाइट वाइट करके कुछ पन्नी टाइप में चढ़ा हुआ रहता है, तो एक्चुअली एल्युमिनियम का ही सीट रहता है। ओके ना, एल्युमिनियम का सीट। एल्युमिनियम भी काफ़ी पतला हो जाता है। हम लोग जो पार्टी उटी में जाते हैं तो देखिएगा वहाँ पर भी टेबल पर जो सीट बिछाया जाता है, या कहीं भी कोई भी सामान रोटी पैक करके जो होटल वाला देता है, ये सब जो बना होता है एक एल्युमिनियम का ही सीट में देता है। ओके ना, तो एल्युमिनियम भी काफ़ी मेलेबल होता है। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में कि जो मीठा पे स्वीट्स पे जो चिपकाया जाता है वो किस धातु का रहता है? तो एल्युमिनियम का रहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर मेलेबल हो सकता है। अगला क्या है? अगला प्रॉपर्टी क्या है? डक्टाइल प्रॉपर्टी, मतलब डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी मतलब उसको हम घींच के एक तार के रूप में बना सकते हैं। ड्रॉन इनटू वायर, ड्रॉन इनटू वायर। तो हम लोग वायर दो ही वायर, कॉपर और एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक्चुअली सबसे ज़्यादा लंबा जा सकता है गोल्ड, बहुत ज़्यादा। ओके ना, सबसे ज़्यादा डक्टाइल कौन सा हो जाएगा अगर पूछेगा तो? गोल्ड हो जाएगा। लेकिन मेनली हम लोग जो तार इस्तेमाल करते हैं कॉपर का या एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। तो डक्टिली मतलब तार के रूप में बनाना, मेलिएबल मतलब उसको चदरा के रूप में बनाना। ओके, वह गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, बहुत आसानी से हीट लेता है। इसमें सबसे ज़्यादा किसका होगा? सिल्वर का होगा। वह गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, उसका भी एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सिल्वर हो जाएगा, चौथा नंबर। पाँचवा नंबर क्या है? वह लस्टर्स होता है। लस्टर्स का मतलब क्या? शाइनी, मतलब चमकीला तरह का होता है। देखिएगा जितना भी मैटर रहेगा सब चमकता है। ओके ना, तो वह चमकीला तरह का होता है। उसको हम पॉलिश भी कर सकते हैं, ऊपर से हम पेंट भी मार सकते हैं उसको। और मेटल्स जो है ज़्यादातर हार्ड होता है। मेटल्स जो होता है ज़्यादातर हार्ड होता है, काफ़ी कठोर होता है। लेकिन एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट मतलब इसको छोड़कर, समझ लीजिएगा अच्छा से। एक्सपेक्ट मतलब इसको छोड़कर, मेटल तो हार्ड होता ही है, लेकिन कुछ मेटल को छोड़कर, जैसे कौन सा मेटल है? सोडियम और पोटेशियम। कौन सा मेटल है? सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के जितने भी मेटल हैं सभी कठोर होते हैं। सोडियम पोटेशियम इतना मतलब कम होता है
उसको हम लोग चाकू से काट भी सकते हैं। क्या करते हैं? चाकू से काट भी सकते हैं। पनीर की तरह होता है, पनीर की तरह चाकू से काट देंगे। और यह इतना रिएक्टिव भी होता है कि इसको हम लोग जो है केरोसिन तेल के अंदर डुबा के रखते हैं। अगर केरोसिन तेल से जैसे ही बाहर लाएंगे, हवा में ये रिएक्ट करके जल जाएगा। तो पहला क्या देखें, पूछेगा यार कौन सा धातु है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं, तो क्या बोलेंगे हम? सोडियम और पोटेशियम। कौन सा धातु है जिसका जो ज़्यादातर बहुत सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, पनीर की तरह होता है, तो कौन सा? सोडियम और पोटेशियम। कौन सा धातु है जिसको हम लोग केरोसिन का अंदर रखते हैं, तो पोटेशियम और सोडियम। ओके ना। अब मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, मेटल्स जो होता है काफ़ी मजबूत होता है, लेकिन सोडियम पोटेशियम को छोड़कर। ठीक है। मेटल्स जो ज़्यादातर होता है वो सॉलिड का होता है। देखिएगा लोहा, सोना, पीतल, चांदी, जितना भी होता है सब क्या होता है? एक सॉलिड होता है। सॉलिड मतलब ठोस होता है, ठीक ना, सॉलिड रूप का होता है। लेकिन इसमें भी एक है एक्सपेक्ट, मतलब इसको छोड़ के। ओके, एक्सेप्ट होगा, एक्सपेक्ट नहीं होगा, एक्सेप्ट होगा। EXCEPT होगा। ओके ना, EXCEPT, एक्सेप्ट मतलब किसको छोड़कर? मरकरी को छोड़कर। मरकरी को छोड़कर जितना भी धातु होता है सब ठोस होता है, लेकिन केवल मरकरी जो होता है वो जो होता है लिक्विड का होता है। और इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं मरकरी का? तो जो डॉक्टर लोग पहले जो इस्तेमाल करता था, देखिएगा आपका ये मतलब दोनों हाथ का जो बीच में रखा जाता था, वहाँ पर जो देखिएगा वो ऊपर की ओर जो बढ़ता था उसमें जो रहता वो मरकरी होता, मतलब थर्मोमीटर में जो इस्तेमाल होता था वो मरकरी होता था। ओके, कभी कल ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है थर्मोमीटर में कौन सा धातु इस्तेमाल होता है, तो थर्मोमीटर में हमारा मरकरी का इस्तेमाल होता है। कौन सा ऐसा धातु है जो लिक्विड में पाया जाता है, तो इसका भी आंसर मरकरी होगा। जितना भी क्वेश्चन बता रहे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। जितना भी धातु होता है सब सॉलिड होता है, लेकिन एक्सेप्ट EXCE, एक्सेप्ट EXCEPT, एक्सेप्ट। ओके ना, किसको छोड़कर? मरकरी को छोड़कर। ओके, इतना चीज़ बता दिए कि थर्मोमीटर में जो धातु का इस्तेमाल होता है मरकरी का होता है। मरकरी जो होता है रूम टेम्परेचर पे कैसा रहता है? लिक्विड फेज का होता है। बाकी सारा जो होता है सॉलिड फेज का होता है। एक और, मेटल्स के पास काफ़ी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब उसका पिघलने वाला जो होता है बहुत ज़्यादा ऊपर जाकर पिघलता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे। बॉयल भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे करता है। लेकिन सोडियम पोटेशियम तो बता दिए, कोई इतना सॉफ्ट है उसको चाकू से काट सकते हैं हम लोग, और उतना ज़्यादा आग लग जाता है उसको हम केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। मेटल के पास बहुत ज़्यादा डेंसिटी होता है, लेकिन सोडियम पोटेशियम को छोड़ के। डेंसिटी हम पिछला वीडियो में बताया, डेंसिटी क्या क्या होता है फॉर्मूला? मास बाई वॉल्यूम, मतलब पर यूनिट में जितना ज़्यादा वॉल्यूम जिसका होगा उसका उतना डेंसिटी होगा। ओके, तो पोटेशियम सोडियम मतलब जो जिस सिंपली कहना चाह रहा है कि जो जितना हार्ड रहेगा उसका उतना ज़्यादा डेंसिटी होता है, सिंपल शब्दों में। तो सोडियम पोटेशियम पता है काफ़ी सॉफ्ट होता है, उसका डेंसिटी हमारा कम हो जाएगा, इसीलिए हम लिखें एक्सेप्ट। एक्सेप्ट होगा, यहाँ पर एक्सपेक्ट हम हर जगह लिख दिया। एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद करना होता है, गलती से मेरा हमसे लिखा गया, इसके लिए सॉरी। यहाँ पर होगा एक्सेप्ट मतलब छोड़कर। ओके, मेटल्स आर सोनोरस, अगर उसको हम पीटेंगे तो उससे कोई आवाज़ निकलेगा। ओके, नॉर्मली सिल्वर, जितना भी मेटल था नॉर्मली सिल्वर और ग्रे कलर का होता है, गोल्ड और कॉपर को छोड़ के, क्योंकि गोल्ड और कॉपर आप जानते हैं येलो कलर का होता है। ओके, अब बताइए कि नॉन मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। ये तो हम देख लिया मेटल का कि मेटल में क्या क्या गुण होता है। अगर यही मेटल या नॉन मेटल का बात करें तो उसमें कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टी होगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो कि इस धरती पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो क्या बोलेंगे आप? तो सिंपली नॉन मेटल में ऑक्सीजन होगा। मेटल में क्या बताए थे हम? एल्युमिनियम। लेकिन यही नॉन मेटल का बात करें तो ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है नॉन मेटल धरती पे वो क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ओके, अब आगे देखिए कि नॉन मेटल होता है जो ना ही मेलेबल होता है ना ही डक्टाइल होता है, मतलब उसको ना ही पीट के चदरा के रूप में बना सकते हैं ना ही उसको तार के रूप में बना सकते हैं। दे आर ब्रिटल, मतलब भंगूर तरह के होता है, जैसे कि कोयला। कोयला को आप कैसे मान लीजिए पीटिएगा तो चूर के गर्दी टाइप में हो जाएगा ना, तो वो एक ब्रिटल मटेरियल हो जाएगा। ओके, सबसे अच्छा एग्जांपल मतलब भंगूर हो जाता है, चूर चूर हो जाता है उसको पीटने पर। कभी लोहा होता है चूर चूर नहीं, वो चदरा के रूप में बन जाता है या तार का रूप में बन जाएगा। लेकिन ब्रिटल मटेरियल चूर चूर हो जाएगा कोयला की तरह, और कोयला भी एक ब्रिटल मटेरियल ही है, नॉन मेटल है। ये ना ही हीट को लेता है ना ही
इलेक्ट्रिसिटी को लेता है, लेकिन एक्सेप्ट EXCEPT, फिर से सुधार लीजिएगा, हर जगह गलत लिख दिए हम, सॉरी इसके लिए। कार्बन को छोड़कर, लेकिन हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कोई नहीं लेता है, लेकिन कार्बन को छोड़कर। कार्बन जो मतलब जो पेंसिल का नीड में जो इस्तेमाल करता है, कार्बन का एलोट्रॉप्स होता है ग्रेफाइट, जिससे कि करेंट पास होता है, लेकिन और किसी से करेंट पास नहीं होता। ओके, तो जितना भी एक्सेप्ट वाला केस है ना, वो सभी इंपॉर्टेंट है। जितना भी एक्सेप्ट वाला केस है, मतलब छोड़कर जो जितना भी केस है, वो सब एग्जाम में पूछने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, इसी का ध्यान दीजिएगा। पूछेगा कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, तो हम कार्बन दिया रहे हो तो कार्बन लिख देंगे, नहीं दिया हो तो पेंसिल का नीड वाला ग्रेफाइट। क्या? ग्रेफाइट। ओके, ये भी कार्बन का एक प्रकार है। अब आगे देखिए, ये शाइनी भी नहीं है, मतलब यह चमकीला भी नहीं है नॉन मेटल। कोयला चमकता है? नहीं चमकता है। लेकिन एगो को छोड़कर, एक्सेप्ट EXCEPT, एक्सेप्ट किसको छोड़कर? आयोडीन को छोड़कर। आयोडीन मतलब नमक, NaCl, आयोडीन। आयोडीन हमारा क्या चमकीला है, लेकिन वह एक नॉन मेटल है। ओके, यह है एक्सेप्ट, मतलब उसको छोड़कर। ज़्यादातर सॉफ्ट होता है, लेकिन डायमंड को छोड़कर। डायमंड जो होता है काफ़ी कठोर होता है। यह ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन डायमंड को छोड़कर आसानी से टूट जाता है, लेकिन डायमंड नहीं टूटता है। यह सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में रह सकता है रूम टेम्परेचर पे। ओके, इसका काफ़ी लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, किसको छोड़कर? डायमंड को छोड़कर। इसका लो डेंसिटी होता है, काफ़ी कम घनत्व होता है, नॉन सोनोरस होता है। इसको बजाने पर, इसको मतलब हम पीटेंगे तो आवाज़ नहीं आएगा। अलग अलग कलर में पाया जाता है। एक एडिशनल पॉइंट क्या? ब्रोमीन। ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फेज में पाया जाता है। ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फेज में पाया जाता है। ओके, हम लोग तो ऊपर देख लिए कि यह सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में पाया जाता है, लेकिन ब्रोमीन नॉन मेटल है जो लिक्विड फेज में पाया जाता है। ओके ना। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स मतलब अब बताइए कि मेटल केमिकली किसी से रिएक्शन करेगा, मतलब किसी से अभिक्रिया करेगा, तो उसका क्या क्या बदलाव होगा, वो उसमें जो बदलाव होगा उसी को हम लोग बोलेंगे केमिकल प्रॉपर्टी उसका। इसको देख के हम नहीं बता सकते हैं कि उसका अंदर किससे रिएक्शन करने पे क्या देगा क्या नहीं देगा, ये हम नहीं बता सकते हैं, इसीलिए इसको हम केमिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। ओके, इसमें देखिए, इसमें क्या है कि मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड बनाता है। इसमें क्या होगा? मेटल प्लस ऑक्सीजन जब मिलेगा तो क्या बन जाएगा? मेटल ऑक्साइड। और मेटल का जो ऑक्साइड होगा ये किस नेचर का होगा? बेसिक होगा। कैसा होगा? बेसिक होगा। एसिड बेस होता है ना, तो ये बेसिक नेचर होगा। मेटल ऑक्साइड जो होता है बेसिक नेचर का होता है। बहुत बार एग्जाम पूछा गया, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बेसिक होने के कारण क्या करेगा? लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर को किस में बदल देगा? ब्लू में बदल देगा। ओके, मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, इसलिए रेड लिटमस को ही ब्लू में बदल देता है। इसका अगर फॉर्मूला देखा जाए तो Na हमारा सोडियम है, O2 हमारा ऑक्सीजन है। जब ये रिएक्शन करेगा तो Na2O बनाएगा, Na2O बनाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए कभी भी इक्वेशन जो लिखेंगे ना हम लोग केमिस्ट्री में, तो हमेशा उस इक्वेशन को बैलेंस जरूर कर देंगे। इधर देखिए 2 गो O2 है, लेकिन इधर 1 गो है। इसको बैलेंस करने के यहाँ पर क्या लगाए हम? 2 लगाए। जब यहाँ पर हम 2 लगाएंगे तो देखिए पहले से Na 2 गो था, ये 2 और हो गया, तो 2 2 गुना होकर 4 हो गया, तो यहाँ पर हम 4 लगा दें तो Na भी हमारा 4 हो जाएगा। ओके ना, इस इक्वेशन को बैलेंस करना जरूर सीख लीजिएगा। पोटेशियम सोडियम जो होता है, इसको हम पहले बता चुके। पोटेशियम सोडियम जो होता है हमारा केरोसिन के अंदर में रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी रिएक्टिव होता है, ये ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करके अभिक्रिया कर जाते हैं। अगला देखिए, मेटल जो होता है वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है? मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन निकालता है, हाइड्रोजन गैस निकालता है और कुछ हीट भी निकालता है। ओके, अगला देखिए, मेटल एसिड जो होता है, मेटल जो होता है एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? मेटल सोल्ट बनाता है और H2 गैस को निकालता है। जैसे Na एक मेटल है, HCl एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जब ये रिएक्शन करेगा तो 2NaCl प्लस H2 निकालेगा। यहाँ पर NaCl जो हमारा सोल्ट है, सोडियम क्लोराइड, जो हम लोग घर में नमक खाते हैं, हाँ बिल्कुल वही वाला सोल्ट है NaCl। ओके ना।
गोल्ड और सिल्वर एक ऐसा जो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज मतलब कौन कितना रिएक्टिव है उस सीरीज में गोल्ड काफ़ी नीचे आता है, हाइड्रोजन से नीचे आता है, इसलिए यह वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। इसीलिए हम लोग गोल्ड और सिल्वर का ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, मतलब जेवर बनाते हैं, उसको हम लोग पहनते हैं क्योंकि पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ओके, आगे देखिए, आगे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा पूछने वाला है, एक्वा रेजिया। तो एक्वा रेजिया क्या होता है? एक्वा रेजिया एक मिक्सचर है। एक्वा रेजिया एक मिक्सचर है। मिक्सचर जैसे हम लोग खाते हैं ना जो मिक्सचर, उसमें क्यों क्यों मिक्सचर बोलते हैं? उसमें बादाम, चना दाल, किशमिश और भी जितना भी बहुत सारा चटपटी मसाला, मिर्ची, नमक सब मिला होता है, इसलिए उसको मिक्सचर बोलते हैं, मतलब ढेर सारा चीज़ मिला हुआ। उसी तरह एक्वा रेजिया भी एक मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? दो एसिड का मिक्सचर है। कौन कौन एसिड का? पहला तो हमारा नाइट्रिक एसिड आ जाएगा, दूसरा हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड आएगा। दोनों का क्या है? मिक्सचर है। तो अब यह रेशियो में बता रहा मिक्सचर कि किसका कितना, कौन कितना भाग है, टोटल एक भाग में किसका कितना है, कौन कितना ज़्यादा है। तो नाइट्रिक एसिड जो है एक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड समझिए 3 रेशियो है। नाइट्रिक एसिड अगर टोटल अगर 4 रेशियो मिलकर है, टोटल अगर 4 रेशियो, तो उसमें एक भाग उसका मतलब टोटल 4 लीटर है, तो उसमें 1 लीटर नाइट्रिक एसिड है, तो 3 लीटर क्या हो जाएगा हमारा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। तो बहुत बार पूछा जाता है कि एक्वा रेजिया क्या? एक तरह का मिक्सचर है। किसका किसका मिक्सचर है? कौन कौन सा एसिड का? तो नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर है, और किसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HCl। अब बोलो कि नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस रेशियो में मिला होता है एक्वा रेजिया का? तो 1:3 में मिला होता। कितना मिला होता? 1:3 में। 1:3 में, एक हमारा नाइट्रिक एसिड, 3 हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके। और एक्वा रेजिया इतना ज़्यादा पावरफुल होता है, यह एसिड मिला देने पर, 2 एसिड का मिक्सचर मिला देने पर इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है कि यहाँ तक कि गोल्ड और प्लेटिनम को भी गला सकता है। बाकी सारा मेटल को तो छोड़ दीजिए, बाकी सारा मेटल को आसानी से गला देगा, लेकिन गोल्ड और प्लेटिनम जो कि सबसे ज़्यादा टफेस्ट होता है, सबसे कम रिएक्टिव होता है, उसको भी गला सकता है एक्वा रेजिया। इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, यह नाइट्रिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रेशियो होता है, मिक्सचर होता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 रेशियो में पाया जाता है और नाइट्रिक एसिड 1 रेशियो में पाया जाता है। इस चीज़ को एकदम याद ही कर लीजिएगा। अब देखिए, रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होता है? रिएक्टिविटी सीरीज़ मतलब कौन मेटल कितना ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन मेटल अपने से नीचे वाला को लड़कर हटा सकता है, यही बताता है रिएक्टिविटी सीरीज़। तो जितना ऊपर जाएंगे, सबसे ज़्यादा कौन सा है? जितना ऊपर में, जो जितना ज़्यादा ऊपर में वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव है। मतलब पोटेशियम सोडियम को भगा सकता है अपने जगह पर, ठीक ना, मतलब अपने वहाँ से भगा सकता है, लड़कर उसको हटा सकता है। ये हम लोग पढ़े डीकम्पोजिशन रिएक्शन में पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट जहाँ पढ़ेंगे ना, वहाँ पर ये काम आएगा। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड। ओके ना, मतलब ये जैसे जैसे नीचे आ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्टिविटी घटते जा रहा है, मतलब उतना कम रिएक्शन होगा किसी के साथ भी, इसका यही मतलब होता है। अब बीच में आ गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद जो आएगा Cu मतलब कॉपर, फिर Hg मतलब, बताइए Hg किसका होता है? Hg मतलब पारा, मतलब मरकरी, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। Ag मतलब सिल्वर, Au मतलब गोल्ड। मतलब सबसे कम क्या, कौन सा रिएक्शन है? गोल्ड। इससे ज़्यादा सिल्वर रिएक्शन, इससे ज़्यादा Hg है, मरकरी, इससे ज़्यादा कॉपर है, इससे ज़्यादा हाइड्रोजन है, इससे ज़्यादा लीड है। ओके ना, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है जो कि बीच में दोनों को बांट रहा कि इसका नीचे जो है वो रिएक्शन नहीं करेगा वाटर के साथ। इसका यही मतलब हुआ कि वाटर के साथ इसके नीचे वाला रिएक्शन नहीं करेगा, इसका ऊपर वाला सभी वाटर के साथ रिएक्शन कर सकता है। यही रिएक्टिविटी सीरीज है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ओके ना। अब उसी का देखे थे हम केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल का 3 गो, यहाँ पर से आ जाए चौथा। तो चौथा क्या है मेटल का प्रॉपर्टी? कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। मेटल जो किसके साथ रिएक्ट करेगा? सोल्ट के साथ, और क्या बनाएगा? जो मेटल का लेंगे हम और जो इसका सोल्ट लेंगे, उस मेटल को डिस्प्लेस कर दिया रिएक्टिविटी सीरीज के अनुसार। जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा वो अपने दूसरे को हटा देगा। तो जैसे पहला लिए CuSO4 एक सोल्ट, उसमें Zn डालें तो ये ZnSO4 बन जाएगा और Cu को बाहर निकाल देगा। ओके ना, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर Zn जो है, कॉपर से कॉपर कहाँ है? नीचे। Zn ऊपर है, तो Zn ज़्यादा रिएक्टिव है।
Zn ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण हमारा Cu को उसके जगह से हटा दिया, इसका यही मतलब हो गया। ओके ना, CuSO4 Zn तो ZnSO4 प्लस Cu बना दिया। अब बताइए अगला कि मेटल जो होता है रिएक्शन करता है किसके साथ, क्लोरीन के साथ। क्या बनाता है, आयोनिक क्लोराइड्स बनाता है। क्या बनाता है, आयोनिक क्लोराइड्स। मतलब Na प्लस Cl2 जब मिलता है तो 2NaCl बनाता है। देखिए सभी जितना भी इक्वेशन हम लिखे सभी का सभी बैलेंस है। ओके ना, जितना भी इक्वेशन लिखे कभी भी उसको जरूर बैलेंस कर लीजिएगा। अब आगे देखिए कि मेटल जो रिएक्शन करता है किसके साथ करता है, हाइड्रोजन के साथ। क्या बनाता है, मेटल हाइड्राइड। क्या बनाता है, मेटल हाइड्राइड बनाता है। मेटल मतलब सोडियम एक मेटल है, रिएक्शन किसके साथ करेगा, हाइड्रोजन के साथ। क्या बनाएगा, मेटल हाइड्राइड मतलब सोडियम हाइड्राइड बनाएगा। क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्राइड बनाएगा। जब इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस हम कर दिए। ओके, अब देखिए इसका कुछ एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। इसका क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा, मतलब ये सब नोट में हम लिख लेते हैं कि मेटल्स कहाँ का इस्तेमाल होता है। तो लिक्विड हाइड्रोजन जो होता है इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, रॉकेट का फ्यूल में हम लोग करते हैं। लिक्विड हाइड्रोजन का हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं, रॉकेट में फ्यूल के रूप में। ओके, आयरन जो है कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कैटलिस्ट मतलब होता है उत्तेजित जो करता है। कैटलिस्ट मतलब किसी भी चीज़ को उत्तेजित करना, मतलब उसको बढ़ावा देना, उसको बोलता है कैटलिस्ट। तो एक हैवर्स प्रोसेस होता है जिसके थ्रू एमोनिया को बनाया जाता है। ओके ना, एक हैवर्स प्रोसेस होता है जिसके जगह एमोनिया गैस को बनाया जाता है। उसमें आयरन को कैटलिस्ट मतलब उत्तेजिता के रूप में इस्तेमाल किया था। मतलब हैवर्स प्रोसेस थ्रू जो एमोनिया गैस बना रहे हैं बहुत जल्दी बने, उसके लिए उसमें आयरन का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब यही हुआ। ओके, अब क्या हम बोले थे, मरकरी जो कहाँ इस्तेमाल होता है, थर्मोमीटर में। मतलब थर्मोमीटर में क्या चीज़ का इस्तेमाल होता है, मरकरी के। लीड मेटल का कहाँ पर इस्तेमाल होता है, तो कार का जो बैटरी में होता है हमेशा सुनते हैं लीड, लीड लायन बैटरी करके कुछ लिखा होता है। तो कार का बैटरी में हमारा कौन सा इस्तेमाल होता है, मेटल लीड मेटल इस्तेमाल होता है। सभी पॉइंट टू पॉइंट सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जितना भी पॉइंट अभी तक हम बोल रहे हैं सभी को एकदम अच्छी तरीक़ा से याद कर लीजिएगा। सभी जितना भी हम लिखे इसमें सभी का सभी इंपॉर्टेंट है, सबका एग्जाम में पूछने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, अब सल्फ़र का इस्तेमाल कहाँ करता है, तो सल्फ़र का इस्तेमाल हम लोग रबड़ को बनाने में करते हैं। सल्फ़र का इस्तेमाल हम लोग रबड़ को बनाने में करते हैं। ओके ना, तो अब देखिए अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल देख लिए हम। इससे पहले हम दोनों का फिजिकल देखें, केमिकल देखें केवल हम मेटल का, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग देख लिए मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों का। अब नॉन मेटल्स का हम केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। तो क्या होता है, नॉन मेटल जो होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, हमारा एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। आप ध्यान दिए होंगे तो आपको याद होगा कि मेटल जो ऑक्साइड बनाता है वह बेसिक नेचर का होता है, लेकिन नॉन मेटल जो ऑक्साइड बनाता है ऑक्सीजन का रिएक्ट करके वह एसिडिक नेचर का होता है। कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। एसिडिक होने के कारण ब्लू लिटमस को ही रेड में चेंज करता है। नॉन मेटल वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करता है, नॉन मेटल एसिड के साथ नहीं रिएक्ट करता है। नॉन मेटल जो होता है सोल्ट सॉल्यूट के साथ रिएक्ट करता है, और मोर रिएक्टिव नॉन मेटल जो होता है शॉर्ट रिएक्टिव नॉन मेटल को हटा देता है। इसका सिंपल फार्मूला है, यहाँ देख लीजिएगा NaBr प्लस Cl2 जब रिएक्ट करे तो NaCl प्लस Br2। बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 2 लगाए, यहाँ भी 2 लगाए। ओके, और एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, इधर जो रिएक्शन में जो भाग ले रहा है उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और जो हमारा मिलता है इधर इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। और ये हो गया बैलेंस इक्वेशन, जो जिधर दोनों नंबर ऑफ एटम अगर सेम हो तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। अगर यही अलग अलग होता तो ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन हो जाता। ओके, 4 चीज़ बता दिए इसमें हम। अब आगे देखिए, नॉन मेटल जो रिएक्शन किसके साथ करेगा, क्लोराइड के साथ। और क्या बनाएगा, कोवैलेंट क्लोराइड बनाएगा। वहाँ पर क्या बनाया था, आयोनिक क्लोराइड बनाया था, यहाँ पर कोवैलेंट क्लोराइड बनाएगा। ओके, H2 प्लस Cl2 जब रिएक्ट करेगा तो 2HCl बना देगा। यही अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कोवैलेंट हाइड्राइड्स बनाएगा। यहाँ पर H2 रिएक्ट करेगा सल्फर के साथ तो H2S बन जाएगा। अब एक चीज़ और देखिए,
अब अगला टॉपिक क्या पढ़ना है हम लोग को, ऑकरेंस ऑफ मेटल। ऑकरेंस ऑफ मेटल का मतलब क्या हो गया कि मेटल को हम किस तरीक़ा से धरती के अंदर से निकालते हैं या कैसे हम लोग उसको पाते हैं। ओके ना, मेटल्स को धरती के अंदर से कैसे हम लोग निकालते हैं, यही ऑकरेंस ऑफ मेटल होता है। तो इसमें दो टर्म आता है, एक आता है मिनरल, दूसरा आता है ओर। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर हम मान लिए धरती के अंदर से, जितना तो पता होगा मेटल धरती के अंदर से ही निकलता है हमारा, जितने भी चीज़ होता है लगभग चीज़ धरती के अंदर से ही मिलता है, जितना भी पदार्थ होता है। तो जो होता है कि नेचुरली जो निकाला जाता है, खद के जो निकालते हैं हम लोग, वो हमारा होता है मिनरल। जो खंड के जो हम लोग निकाल लिए, मतलब गड्ढा करके निकाले, हो गया हमारा मिनरल। अब उस मिनरल में से कुछ बेकार चल जाते हैं, कुछ अच्छा रहते हैं। तो किसी में खुदाई करने पे जो मिलता है वो किसी में उसमें मेटल का मात्रा ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो जिसमें एफिशिएंशियली मतलब जिसमें ज़्यादा मात्रा में मेटल पाया जाता है, जो कि अच्छा होता है, कम पैसे में ज़्यादा मेटल पाया जाता है, उसको हम लोग ओर बोलते हैं। ओके ना, जो उस तरह का जो नीचे से निकाले सभी मिनरल, जो मिनरल हमको फ़ायदा देगा वो हमारा क्या कहला जाएगा, ओर। दोनों समझ में आ गया। इसका क्या मतलब हो गया, जितना भी ओर है सब मिनरल है, लेकिन जितना भी मिनरल है सब ओर नहीं है। क्या बोले हम कि मिनरल बहुत सारा जो अंदर से निकाला मिनरल हो गया, लेकिन उसमें से जो फ़ायदा देगा केवल वही हमारा ओर कहलाएगा, और बाकी सब बेकार हो जाएगा। समझ गए होंगे ये सब चीज़, उम्मीद है। वही यहाँ पर लिखा है, जितना भी मिनरल है, ऑल ओर्स आर मिनरल, जितना ओर है सब तो मिनरल के अंदर ही आएगा। मिनरल में से जो अच्छा रहेगा वो ओर बन जाएगा, और जितना भी मिनरल्स है लेकिन सब वो ओर नहीं, जो खराब मिनरल है वो ओर नहीं कहलाएगा। ओके, अब किसी भी चीज़ को हम लोग मेटल को जो नीचे से एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब जो मेटल को निकालते हैं, उसका तीन प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, जिसमें ज़्यादा ओर पाया जाता है पहले उसको छांटना, उसके बाद उसको कन्वर्ट करेंगे हम क्या चीज़ में, कॉन्सेंट्रेटेड इनटू मेटल में कन्वर्ट करेंगे, इसका भी तीन प्रोसेस होता है। उसके बाद उस मेटल का हम लोग क्या कर देंगे, रिफाइनिंग कर देंगे, मतलब उसको अच्छे से रिफाइन करके, उसको अच्छे से छान के, अलग अलग प्रोसेस करके, उसको और अच्छा से साफ़ सुथरा करके उसको हम अच्छा बनाएंगे। यही हो गया। तो सबसे पहला क्या काम है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। इसमें से क्या करेंगे हम, गेंगू मटेरियल को हम लोग निकाल देते हैं। तो गेंगू का मतलब क्या हो गया, उसमें जो भी कचरा है, मतलब सैंड, धूल मिट्टी, जो हम लोग नहीं चाहते वो सब चीज़ जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेंगू। गंगा नहीं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, गेंगू मतलब गंदगी, कचरा। उसको हम लोग जब साइड करेंगे तो वो हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर वाला प्रोसेस हो गया। इसका बाद क्या, कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर इनटू मेटल। अब कॉन्सेंट्रेटेड ओर जिससे हम गेंगू को निकाल दिए हैं, वो जो ओर बचा हुआ उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करने हैं वाले हैं, अब मेटल में कन्वर्ट करने वाले। कैसा किस में कन्वर्ट करने वाले, कॉन्सेंट्रेटेड ओर को मेटल में। दो चीज़ होता है, एक कॉन्सेंट्रेटेड होता है, एक डाइल्यूट होता है। ये एसिड में आता है। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब जिसमें ज़्यादा मात्रा में मेटल हो, ओके ना, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड। इसको तीन विधि से करते हैं। क्या, इसमें तीन पार्ट होता है, सॉरी। मेटल जिसके पास बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, हम लोग देखे हैं रिएक्टिविटी सीरीज, जो मीडियम में आता है, जो एकदम लो में आता है। लो में कौन कौन सा आ जाएगा, प्लेटिनम और गोल्ड। तीनों का अलग अलग प्रोसेस होता है कॉन्सेंट्रेटेड ओर से मेटल में बदलने का। जो जितना रिएक्टिव रहेगा, जो जितना कम रिएक्टिव रहेगा, जो बीच का रहेगा, तीनों को अलग अलग विधि से हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड ओर से मेटल में बदलते हैं। ओके, अगला क्या है, अगला है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अगला क्या है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, मतलब मेटल का रिफाइनिंग करना। ठीक, अब आइए इसको हम अच्छे तरीक़ा से समझते हैं। तो देखिए, ये एक डायग्राम हम बनाए हैं, उम्मीद है काफ़ी इससे आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। सबसे पहला क्या है, ओर। सबसे पहला जो है, सबसे पहले मिनरल निकला, मिनरल से हम ओर को छाटे, जो किफ़ायती है वो ओर में बन गया। अब कॉन्सेंट्रेटेड ओर जो हमको मिला, कॉन्सेंट्रेटेड ओर से हमको मेटल में बदलने के लिए कितना चीज़ करना पड़ेगा। देखिए हम क्या बोले, तीन चीज़ में बटेगा, हाई रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। तीन पार्ट में बट गया। जो हाई रिएक्टिव है उससे हमको जो मेटल मिलेगा वो इलेक्ट्रोलाइसिस विधि से मिलेगा। किससे मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस विधि से मिलेगा। तो वही अगर एग्जाम पूछ दिया कि हाई रिएक्टिव मेटल है, तो उससे हमको कॉन्सेंट्रेटेड ओर से अगर मेटल में बदलना हो तो कौन सा प्रोसेस से हम लोग को मिलेगा, तो इलेक्ट्रोलाइसिस विधि से मिलेगा। ओके, अब मीडियम में आ जाइए। अगर कोई मेटल मीडियम रिएक्टिव है तो उसमें कैसे हमको प्योर मेटल मिलेगा। तो मीडियम रिएक्टिव जो होता है उसमें दो तरह का होता है, एक कार्बोनेट और जिसमें कार्बोनेट जुड़ा हुआ हो, एक सल्फाइड हो जिसमें सल्फाइड हो।
ओके। तो जो कार्बोनेट ओर है उसको हम कैल्सिनेशन विधि से मेटल ऑक्साइड में बदलेंगे। कैसा बनेगा? मेटल ऑक्साइड में। जो सल्फाइड ओर है उसको हम लोग रोस्टिंग विधि से मेटल ऑक्साइड में बदलेंगे। ओके ना, समझ गए होंगे। अब उसके बाद जो मेटल ऑक्साइड में आ जाएगा उसमें हम लोग कार्बन को देख के उसका रिडक्शन करवा के उससे हम इम्प्योर मेटल निकालेंगे। इम्प्योर मेटल का जब हम रिफाइनिंग करेंगे उससे हमको प्योर मेटल प्राप्त हो जाएगा। इसका ध्यान दीजिएगा, बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है कार्बोनेट ओर के लिए कौन सा प्रोसेस यूज होता है? कैल्सिनेशन, मेटल ऑक्साइड में बदलने के लिए। सल्फाइड ओर को मेटल ऑक्साइड में बदलने के लिए कौन सा प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता? तो रोस्टिंग प्रोसेस का। ओके ना। अब सबसे आखिरी में जो कम रिएक्टिव रहेगा उसको क्या करेंगे? जो कम रिएक्टिव रहता है वो सल्फाइड ओर का रूप में पाया जाता है। तो हम लोग देख लें सल्फाइड ओर को क्या किया जाता है? रोस्टिंग किया जाता है। यहाँ पर भी हम क्या प्रोसेस कर देंगे? रोस्टिंग कर देंगे। रोस्टिंग से हमको इम्प्योर मेटल मिलेगा। इम्प्योर मेटल से हम रिफाइनिंग करके प्योर मेटल निकाल लेंगे। समझ गए? ओर को 3 रूप में, हाई रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। हाई रिएक्टिव को इलेक्ट्रोलाइसिस विधि से, मीडियम रिएक्टिव 2 तरह से पाया जाता है, कार्बोनेट और सल्फाइड और। कार्बोनेट और को कैल्सिनेशन विधि से, सल्फाइड और को रोस्टिंग विधि से। पहले मेटल ऑक्साइड में बदलेंगे, उसके बाद उससे कार्बन का रिडक्शन करवाएंगे, मतलब मेटल को निकालेंगे उससे। रिडक्शन मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस और रिडक्शन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन में कार्बन को ऐड किया जाता है, रिडक्शन में ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है, रिडक्शन प्रोसेस में ऑक्सीजन को उससे निकाला जाता है। तो कार्बन डाल के हम ऑक्सीजन को निकाल लेंगे तो हमको इम्प्योर मेटल मिल जाएगा। उसको जब रिफाइनिंग करेंगे तो प्योर मेटल मिल जाएगा। अब आइए इधर लेस रिएक्टिव जो रहेगा ज़्यादातर सल्फाइड ओर में पाया जाता है। सल्फाइड ओर को है तो मतलब उसमें रोस्टिंग करेंगे। जब रोस्टिंग करेंगे तो इम्प्योर मेटल मिल जाएगा और इम्प्योर मेटल का फिर हम रिफाइनिंग कर देंगे तो हमको प्योर मेटल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है सब समझ गए होंगे। इसको ज़रूर नोट्स बना लीजिएगा, इसी तरह बनाइएगा और जिस तरह हम बोले इसी तरह आप समझ के इसको बार बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। ओके ना। अब देखिए आगे देखिए उस कैल्सिनेशन और रोस्टिंग जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है देखिए बता देते हैं। यहाँ पर लिखा दिए इसलिए ताकि आप लोग भूल जाइएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ देता है। तो कैल्सिनेशन और जो होता है कार्बोनेट और को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का विधि को हम कैल्सिनेशन बोलते हैं। और एक चीज़ का और ध्यान दीजिए, कैल्सिनेशन जो होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। किसके एब्सेंस में होता है? ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो होता है उसको हम कैल्सिनेशन बोलेंगे। और सेम प्रोसेस इधर है कि रोस्टिंग जो होता है वो सल्फाइड ओर को किया जाता है मेटल ऑक्साइड में बदलने के लिए, लेकिन विथ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन मौजूद रहता है। तो रोस्ट करना, रोस्ट मतलब क्या होता है? पकाना। अगर किसी चीज़ को हम पकाएंगे तो खुले में पकाएंगे, टंगरी पकाते हैं मुर्गा का, तो किस में पकाते हैं? हम खुले में पकाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। रोस्टिंग का बाद जहाँ भी आएगा उसमें हवा सप्लाई देंगे, वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का होगा, लेकिन कैल्सिनेशन जो होगा वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का होगा। क्या होगा? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का। यह कार्बोनेट और को सल्फाइड और में कार्बोनेट और को मेटल ऑक्साइड में बदलेगा, या सल्फाइड और को मेटल ऑक्साइड में बदलेगा। ओके, इसका नीचे अगर आते हैं हम लोग तो एक और टर्म जो आता है इस सब में वो क्या आता है? कोरोजन। कोरोजन मतलब होता है खराब होना। अगर आयरन का बात करें तो आयरन में क्या होता है? कोरोजन के रूप में ही रस्टिंग होता है, मतलब उसमें जंग लगता है। यह प्रोसेस है किसी भी मेटल को अंदर अंदर से खाकर उसको कमज़ोर करने का। ओके, यह होता किस कारण से? इसमें देखिए केवल अगर हवा के कारण बोलेगा तो ये गलत हो जाएगा। इसमें हवा और नमी दोनों चाहिए, तो थोड़ा हवा थोड़ा पानी दोनों मिलेगा तभी कोरोजन होगा, मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन होगा। ओके, इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा, एयर और मॉइस्चर दोनों का होना है। तो इसमें पहला क्या होता है? रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, मतलब आयरन में जंग लगना। इसको हम बचा क्या चीज़ से सकते हैं? इसको खा तो उसमें हम पेंट कर दें, खा तो उसमें हम ग्रीस लगा दें, खा तो हम उसका गैल्वेनाइजेशन कर दें, खा तो उसको हम एलॉय बना दें। ओके, 4 विधि से हम लोग करेंगे। अब इसमें जो तीसरा वाला है गैल्वेनाइजेशन, इसका क्या मतलब हुआ? तो गैल्वेनाइजेशन का जो मतलब होता है कि कोई भी आयरन का ऊपर जिंक का एक पट्टी चढ़ा देना, मतलब जिंक का एक उस पर कवर चढ़ा देना, जिंक का उस पर पॉलिश मार देना, हमारा कौन सा विधि कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन। कौन सा विधि कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन। ओके, इसमें कौन सा मेटल को कौन से मेटल पे चढ़ाते हैं? तो हम जिंक को आयरन पे चढ़ाते हैं। जिंक का कोटिंग हम आयरन पे करते हैं, इस विधि को हम गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आप लोगों को सभी एक एक डाउट इतना धीरे धीरे इतना आसानी से बता रहे हैं, आप लोग को सब समझ आ रहा होगा कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। आयरन को बचाने के लिए एक जिंक का आयरन पे जो कोटिंग करते हैं, मतलब पेंट जो मारते हैं जिस चीज़ का, उसको हम लोग, उस प्रोसेस को हम लोग गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ और नोट पॉइंट है। नोट मतलब होता है जो इम्पोर्टेंट, जिसको आपको याद रखना है। वह नोट पॉइंट में क्या है हमारा कि कॉपर में जो कोरोजन होता है वो किसके कारण होता है, कार्बोनेट के कारण होता है। मतलब CuCa3, CuCa3, ओके ना, ओके, CuCa3, सॉरी कॉपर कार्बोनेट CuCO3, ओके, CuCO3 क्या हो जाएगा, CuCO3 कॉपर कार्बोनेट का इस पर परत चढ़ जाता है। देखिएगा जो भी हमारा कॉपर का बना हुआ बर्तन होगा, जब उस पर कोरोजन जब लगेगा तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। यही चीज़ एग्जाम में पूछता है कि जब कॉपर पे रस्टिंग होगा, मतलब कॉपर पे जब कोरोजन होगा तो वह किस कलर का हो जाएगा, तो किस कलर का हो जाएगा, ग्रीन कलर का। जो बनाएगा वो क्या बनाएगा, कॉपर कार्बोनेट CuCO3 कॉपर कार्बोनेट का परत चढ़ा देता है उसके ऊपर, इसीलिए वह ग्रीन कलर का हो जाता है। ओके, यही अगर सिल्वर का बात करें, मतलब चांदी का बात करें, जब उसमें कोरोजन लगता है तो वह किस कलर का हो जाता है, तो वह ब्लैक कलर का हो जाता है। वह बनाता क्या है, वह बनाता सिल्फर सल्फाइड, क्या, सिल्फर सल्फाइड। तो सिल्वर का नाम है Ag और सल्फाइड को हम डिनोट करते हैं S से। सिल्वर को क्या से डिनोट करते हैं, Ag से। गोल्ड को क्या से डिनोट करते हैं हम, Au से। ये सब डिनोशन जरूर याद रखिएगा। ओके, तो Ag मतलब सिल्वर, तो सिल्वर सल्फाइड बनाता है। सिल्वर पे जब कोरोजन लगता है तो ये किस कलर का कर देता है, सिल्वर को ब्लैक कलर का। देखिए गर्दन में आप बहुत दिन से अगर कुछ पहन के रखिएगा सिल्वर का सामान तो धीरे धीरे काला हो जाएगा। हम लोग को लगता है पसीना के कारण होता है, थोड़ा मोड़ा पसीना के कारण हो सकता है, लेकिन ज़्यादा यह रिएक्शन करने के कारण होता है। ओके ना, अब आगे देख लीजिए। आगे क्या है, अगला टॉपिक क्या हमारा, एलॉयज। एलॉय का मतलब क्या हुआ, एलॉय का मतलब हुआ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा धातु को जब अच्छे तरीक़ा से जब एक में मिलाते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग एलॉय बोलते हैं। उससे जो बनता है मिलाने के बाद उसको हम लोग एलॉय बोलते हैं। जब 2 या 2 से अधिक धातु को अच्छे तरीक़ा से पूरा किसी एक में मिलाते हैं तो उससे जो प्रोडक्ट बनता है, उसको हम लोग एलॉय कहते हैं। ओके, अब देखिए एलॉय का कुछ प्रॉपर्टी होता है। एलॉय का कौन कौन सा प्रॉपर्टी होता है, मतलब एलॉय जो होता है उसका कुछ गुण होता है। वह प्योर मेटल से ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, ज़्यादा मजबूत होगा। उसका कोरोजन कम होगा, मतलब उसमें जंग खूंग कम लगेगा। लेकिन हाँ, एक खराबी भी है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कम कंडक्ट करेगा। ओके, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा यहाँ तक। आप चाहेंगे, अगर आपको लग रहा है कि हम बहुत जल्दी बोल रहे हैं, हमको तो यहाँ पढ़ाते चल जाना, हमको बीच में तो नोटंकी करना नहीं है। अगर आपको ज़रूरत है कि आप धीरे धीरे करके लिखना चाहते हो, जैसे वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। लेकिन इसका नोट्स आप लोग ज़रूर बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सब। ठीक, आइए अब आगे देखते हैं। आगे क्या, आगे कुछ कॉमन एलॉय के बारे में करते हैं बात। मतलब बहुत सारे एलॉय जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला अमलगम। कौन सा एलॉय है, अमलगम। एलॉय का नाम क्या है, अमलगम। तो अमलगम एक ऐसा एलॉय है जिसमें कम से कम एक मेटल मरकरी तो रहना ही रहना है। इसका एग्ज़ाम में इसलिए ज़्यादा पूछा जाता है कि इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि मरकरी इसमें रहना ही रहना है। अमलगम एक ऐसा एलॉय है जिसमें एक मेटल मरकरी 100% श्योर है। दूसरा कुछ भी हो उसके साथ, कॉपर हो, सिल्वर हो, चाहे कुछ और हो, लेकिन एक मेटल मरकरी जरूर रहता है इसमें। इसका यही अमलगम का सिंपल यही फॉर्मूला है कि इसमें यह मरकरी का एक एलॉय है और इसमें एक मरकरी कंपलसरी रहना ही रहना है। अमलगम एक मरकरी का एक एलॉय है। ओके, अब देखिए आगे। आगे क्या है हमारा, ब्रास। बहुत बार सुनेंगे ब्रास। तो ब्रास जो होता है हमारा कॉपर और जिंक का मिक्सचर है, कॉपर और जिंक का मिक्सचर है ब्रास। कॉपर और जिंक का एलॉय है ब्रास। इसमें कॉपर का सिंबल है Cu, जिंक का है Zn। इसमें मिलाया किस मात्रा में रहता है,
कॉपर 80% रहता है और जिंक हमारा 20% रहता है। दोनों मिलके हमारा कितना हो गया 100%। मतलब हमारा एक एलॉय बन गया। इसमें मान लो 100 kg एलॉय हमको बनाना है तो उसमें 80 kg कॉपर लेंगे और 20 kg हम जिंक लेंगे। जब दोनों मिल के जो 100 kg हमारा बनेगा, 100 kg जो हमारा बनेगा किस चीज़ का बन जाएगा, हमारा ब्रास का बन जाएगा। अब अगला देखिए, अगला क्या हमारा ब्रॉन्ज। अगला क्या हमारा ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज में जो आता है हमारा क्या चीज़ आ गया, ब्रॉन्ज का अगर बात करें तो ब्रॉन्ज हमारा जो मिक्सचर है कॉपर का और टीन का मिक्सचर है। कॉपर हमारा Cu, टीन हमारा Sn। कॉपर हमारा 90% होता है, टीन हमारा 10% होता है। इसका मतलब दोनों मिलकर 100 हो गया। अगर हमको 100 kg एलॉय बनाना है, इसमें हम 90 kg कॉपर लेंगे, 10 kg टीन लेंगे, ओके ना। तो दोनों मिलकर जो 100 kg बनेगा, इसका जो नाम पड़ेगा ये हमारा पड़ जाएगा ब्रॉन्ज। क्या पड़ जाएगा हमारा ब्रॉन्ज। देखिए दो चीज़ आता है, ब्रास और ब्रॉन्ज। ब्रास मतलब हो गया कांसा और ब्रॉन्ज मतलब हो गया हमारा, नहीं सॉरी, ब्रास मतलब हो गया हमारा पीतल और ब्रॉन्ज मतलब हो गया हमारा कांसा। ओके, कांसा पीतल दोनों एक साथ ही आएगा, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, इसका अच्छा से एक साथ लिखिएगा। देखिए जिसमें एस आएगा उसमें लास्ट में जेड आएगा, मतलब जिंक से शुरू हो रहा। ओके, जिसमें लास्ट में जेड आ रहा है इसमें टी से शुरू हो रहा है, मतलब टीन से। इस तरीक़ा से जिसमें एस आएगा उसमें जेड वाला लगा दीजिएगा, जिसमें जेड आएगा उसमें टी वाला लगा देना है। ओके, इस तरीक़ा से आपको याद रह जाएगा। ब्रास कॉपर जिंक का होता है, ब्रॉन्ज हमारा कॉपर टिन का एलॉय होता है। ओके, उम्मीद है आपको सब समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगला, देखिए अगला क्या है, सोल्डर। आप लोग देखते होंगे मोबाइल में बोलता है सोल्डर थोड़ा सा छूट गया है, उसको थोड़ा सोल्डिंग कर दीजिए। तो भैया बोलते हैं ना हम लोग मोबाइल दुकान में, सोल्डिंग थोड़ा कर दीजिए, तो तार का वायर छूट गया अंदर का, एक सोल्डिंग कर दिया। मतलब बहुत छोटा अमाउंट में जब हमको कुछ, ये भी एक तरह का वेल्डिंग ही होता है, उसको हम लोग सोल्डिंग बोल देते हैं। तो जब सोल्डिंग करना तो उसको हम लोग सोल्डर। तो वो सोल्डर में जो देखिएगा एक लिक्विड टाइप में निकलता है, वो जो बना होता है वो किस चीज़ का बना होता है, लिक्विड टाइप में निकलता नहीं, एक्चुअली एक तार रहता है, उसको गला कर ऐसे सटा कर उसको चिपकाया जाता है। तो वो जो तार रहता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो तार जो होता है लीड और टीन का बना होता है। किसका होता है, लीड और टीन का। लीड का सिंबल Pb है, टीन का सिंबल Sn है। इसका मतलब क्या हुआ, Pb हमारा 50% है और Sn हमारा 50%, दोनों मिला के हमारा 100% हो जाता है। 50, इसका मतलब क्या हुआ, 50 kg हमको लीड लेना है, 50 kg टीन लेना, दोनों मिलकर हमारा 100 kg जो एलॉय बनेगा वो हमारा कहला जाएगा सोल्डर, जिसमें लीड और टीन 50-50% मिला होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है सब समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर रख लें, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम धीरे धीरे करके लाते ही रहेंगे। ओके, अब आगे देखते हैं। आगे कुछ मेटल है जिसका कुछ और है। ओर्स मतलब हम पहले ही बता चुके हैं, एक ऐसा मिनरल जो हम लोग को किफ़ायती हो, जो धरती के अंदर से मिलता है, जिसमें ढेर सारा, जिसमें मेटल के साथ कुछ गंदगी भी मिला हो। ओके ना। तो इसमें देखिए आयरन किस किस फॉर्म में पाया जाता है, कौन कौन सा रूप में पाया जाता है। तो आयरन का जो ओर है वह मैग्नेटाइट है और हेमाटाइट है। आयरन मैग्नेटाइट और हेमाटाइट के रूप में पाया जाता है। ओके, सोडियम का बात करें तो सोडियम मेटल जो हो बोरेक्स के रूप में पाया जाता है। ओके, तो सोडियम का क्या है, ओर्स बोरेक्स, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत एग्जाम में पूछता है। एल्युमिनियम का ओर का क्या नाम है, एल्युमिनियम किस रूप में पाया जाता है, बॉक्साइट में। किस में पाया जाता है एल्युमिनियम, बॉक्साइट में। इसका बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3.2H2O। ओके, 0.2H2O का मतलब 2H2O मतलब क्या होता है, वाटर, दो इसमें वाटर मिला रहता है। ओके, कॉपर का मतलब क्या हो गया, कॉपर का ओर का क्या नाम है, क्यूपराइट, कॉपर का ओर का क्यूपराइट। जिंक का जिंक ब्लेड, एक तो होता है जिंक ब्लेड के रूप में पाया जाता है, दूसरा क्या होता है कैलामीन के रूप में पाया जाता है। क्या चीज़ के रूप में पाया जाता है, कैलामीन। कैलामीन का फॉर्मूला मिलता है Zn CO3। जिंक ब्लेड का क्या होता है, Zns। ओके, जिंक ब्लेड का Zns। ठीक है, जिंक ब्लेड के रूप में पाया जाता है और कैलामीन के रूप में पाया जाता है। जिंक का जो और होता है जिंक ब्लेड और कैलामीन, एग्जाम में बहुत बार पूछा, इसको जरूर अच्छे तरीक़ा से याद कर लीजिएगा। मरकरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया मरकरी का। तो मरकरी का जो और होता है उसका नाम है सिनेबार। इसका फॉर्मूला क्या, Hgs। मरकरी का जो और का नाम है उसका नाम है सिनेबार। ओके, अब आगे देखिए, आगे जो होता है वो
लीड का है। लीड का क्या चीज़ है? गैलेना। लीड को शीशा भी बोलते हैं हिंदी में। लीड का जो ओर का नाम है क्या है? गैलेना। इसका सिंबल क्या होता है गैलेना का? PbS। ओके, PbS मतलब लीड सल्फाइड इसको बोलते हैं। लीड में सल्फाइड मिला होता है उसको हम लोग गैलेना बोलते हैं। इसी से हम लोग लीड को निकालते हैं, इसीलिए लीड का ये ओर कहला जाता है। ओके, लीड का जो ओर का नाम है उसका नाम है गैलेना। ठीक है, इसको जरूर याद कर लिया। मरकरी का जो नाम है सीने बार। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और मेटल एंड उसका और किस रूप में किसके साथ वो मिला होता है, किसके साथ वो पाया जाता है। ओके, अब इधर देखिए, एक और टॉपिक छूट गया था बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या हो? रेंसिडिटी भी एक तरह का कोरोजन होता है, लेकिन यह खाना में होता है। मतलब यह खाना को ख़राब करता है। जो खाना जो ख़राब होता है, मतलब तेल वाला सामान में देखिए फंगस लग जाता है या बहुत दिन होने से वो ख़राब हो जाता है, यह जो होता है उसमें रेंसिडिटी के कारण ही ख़राब होता है। अगर हमारा जैसे आयरन ख़राब होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रस्टिंग। दूसरा अगर जो खाना ख़राब हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। जिससे गंद आने लगता है, जिससे फंगस लग जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। ओके, अब देखिए, अब हम लोग जो चिप्स जो खाते हैं, यहाँ पर देखिए चिप्स का जो पैकेट होता है, मान लिया हम लोग कितना मस्त जाते हैं 5 रुपये का लेज़ खरीदें, थोड़ा भैया टोमेटो वाला लेज़ दीजिएगा ना बोले, और हम लोग लेके खा जाएंगे। कभी सोचे उसमें कौन सा गैस भरा रहता है? तो उसमें जो चिप्स रहता है उसमें जो गैस भरा आता है वो नाइट्रोजन गैस होता है। कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन गैस। उसमें भरा क्यों जाता है नाइट्रोजन गैस? ताकि वह खाना रेंसिडिटी ना हो जाए, मतलब वो खाना ख़राब ना हो, वो जो चिप्स है वो ख़राब ना हो, उसके लिए उसमें हम लोग N2 गैस को मिलाते हैं। ओके, देखिएगा चिप्स 4 गो रहेगा, उसमें हवा ढेर सारा भरा रहता है, तो उसमें जो हवा भरा रहता है वो नाइट्रोजन रहता है। इस चीज़ को ज़रूर याद कर लीजिएगा। ओके, ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको जितना भी चीज़ समझाया हम शुरू से, मेटल्स और नॉन मेटल्स का, आपका एक भी अब से डाउट नहीं रहेगा। जितना डाउट है सारा डाउट क्लियर कर चुके हैं। सभी टॉपिक को अच्छे तरीक़ा से कम समय में बहुत ज़्यादा पढ़ाने का कोशिश की है। दोस्तों, अगर इस चैनल का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें कि इस तरह का जब हम अगला बार वीडियो लाएंगे तो आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।